जब सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी, तब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमने सीज फायर पर समझौता कर लिया। जब हमने पाकिस्तान को पूरी तरह घुटने पे ला दिया, हमारे सामने गिड़गिड़ाया, तब जाके डीजीओएमए ने सीज फायर किया है, माना है। आप कह रहे हो कि वो पाकिस्तान हमारे पास गिड़गिड़ाया था, तब हमने सीज फायर की। हाँ। वो कह के गए थे कि कह देना मोदी को, तो मोदी को कहा तो मोदी ने जवाब दे दिया। मान लो दोबारा से कहीं 10-20 लोग आतंकवादियों ने भारत में मार दिए, तो पाकिस्तान कब कहेगा कि आतंकवादी मेरे हैं? वो कहेगा मेरे थोड़ी ना ही है। तो हम कैसे कह देंगे कि एक्ट ऑफ वार हम लागू करें? पहले भी तो कह रहा था, तो उड़ा दिए कि नहीं 9 उनके आतंकी अड्डे। जब कर ही रहे थे तो 12 क्यों छोड़ दिए? नमस्कार दोस्तों, 4 दिन तक चले भारत पाकिस्तान युद्ध में खबरें आती रही कि आज हम सियालकोट पहुंच गए हैं, आज हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, आज हम लाहौर पहुंच गए, आज हम कराची पहुंच गए हैं। आसमान से बारूद बरस रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, हमारे जवान मजबूती के साथ खड़े हैं, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है। ये सब समाचार आ रहे थे और लग रहा था कि शायद जो हर बार होता है कि हमारे जवान जीत जाते हैं लेकिन हमारे नेता समझौते की टेबल पर हार जाते हैं, ऐसा जो लग रहा था। इस बार लगता था कि नहीं, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण मोदी जी के नेतृत्व में इस बार निश्चित रूप से हम समझौते में भी जीतेंगे और सीमाओं पर तो जीतेंगे ही। 1965 में भी, 1971 में भी, कारगिल में भी हमने हर बार हमेशा पाकिस्तान को उसके दांत खट्टे किए हैं और इस बार भी हमारे सेना के जवान मजबूती से लड़ रहे थे। लेकिन अचानक समाचार आ गया कि अमेरिका बीच में आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि मैंने मध्यस्थता की है और मैंने युद्ध रुकवा दिया है। देश के 140 करोड़ लोगों की भावना कहीं ना कहीं लगता है कि ठेस पहुंची। लगा कि अचानक से सीज फायर क्यों हो गया? वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने भारत को सीज फायर की समझौते के लिए मजबूर कर दिया? लगा कि कहीं कोई चूक तो नहीं होगी हमारे राजनीतिक नेतृत्व से। अब इसकी गहराई को समझने के लिए हमें उन लोगों से मिलने की जरूरत है जो अंदर तक जुड़े हुए हैं, जिनको अंदर की सारी बातों का पता है। इसीलिए आज हम आपके साथ मिलवा रहे हैं श्री शाहनवाज हुसैन जी को। जी शाहनवाज जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूरी तरह से अंदर तक जुड़े हुए हैं और जब कारगिल युद्ध हुआ था, अटल जी की सरकार थी, उस समय आप केंद्रीय मंत्री भी थे। आज भी आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में देश के सामने में पार्टी का भी रुख रखते हैं और सरकार का भी रखते हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी और हम कह रहे थे कि हमने उनके इतने ड्रोन गिरा दिए हैं और हमने पूरे, मतलब लोगों को तो लगता था शाहनवाज जी कि बस अब तिरंगा शान से कराची में, इस्लामाबाद में फहराने वाला है, तब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमने सीज फायर पर समझौता कर लिया? देखिए, पहले तो 22 तारीख की जब घटना हुई तो प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब में थे, दौरा कैंसिल करके आए। पंचायती राज सम्मेलन जो बिहार में था, झंझारपुर, वहाँ पे उन्होंने देश को एड्रेस किया। सरकारी कार्यक्रम था, कोई पब्लिक रैली नहीं थी, सरकार का सम्मेलन था। और उसमें कहा कि ऐसी सबक सिखाएंगे कि जैसे पाकिस्तान ने, आतंकियों ने कल्पना भी न की। उन्होंने आतंकियों को सबक सिखाने की बात कही थी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पूरी तैयारी की, क्योंकि जो घटना घटी थी, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, कलमा पूछकर मारा, पैंट उतारकर देखकर मारा, भारत की आत्मा पे चोट किया। पाकिस्तानी आतंकियों की साजिश थी कि कश्मीर का टूरिज्म खत्म हो जाए और भारत में एकता खत्म हो जाए, क्योंकि जब धर्म के नाम पे मारेंगे, हिंदू बाहुल स्टेट है हमारा, हिंदू राष्ट्र नहीं है लेकिन हिंदू बाहुल राष्ट्र तो है, और वहां पर हिंदू को हिंदू होने की वजह से मार दिया जाए, कलमा ना पढ़े तो मार दिया जाए, इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं थी। और पूरा देश एकजुट रहा। आतंकवादियों का मकसद जो हिंदू मुसलमान को बांटना था, वो मकसद में वो कामयाब नहीं हुए।
उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की, उसमें हमने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया, बॉर्डर सील कर दिए, पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया, कोई पाकिस्तानी यहाँ बचना नहीं चाहिए हमने कहा। और एक दिन रात में खबर आई कि भारत ने आतंकियों के अड्डे उड़ा दिए। जब पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान ने उसको माना नहीं, जब एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान ने कहा पेड़ गिरा है, कौवा मरा है, और हमारा एक पायलट अभिनंदन भी उनके कब्जे में था। इस बार पाकिस्तान को दर्द हुआ, माना, और हम लोगों ने इस बार, हमारे यहाँ भी विपक्ष के लोग हैं जो सबूत मांगते रहते, तो हम लोगों ने पूरा सबूत भी रखा। आपने कहा, और एक सेकंड शाहनवाज जी, आपने कहा कि हमने उनके आतंकियों के अड्डों को हमला किया, उड़ा दिया पहले दिन। आपके पास में जो रॉ ने इंफॉर्मेशन दी थी, रिसर्च एनालिसिस ने, उसने 21 की लिस्ट दी थी, हमने उस दिन 9 को उड़ाया, सीज फायर हो चुका, तो अब वो 12 तो यूं क्यों रह गए? हम लोगों ने जो मेन उनका अड्डा था सर, जो पूरे 21 के 21 मेन थे। 21 तो उन्होंने दिया था, लिस्ट एक बनाई थी, ये सूत्रों से ही कहा जा रहा है, लेकिन जो 9 जगह हम लोगों ने नेस्त नाबूद कर दिया। 12 जो छोड़ दिए नहीं कि अब हमारा जो, देखिए, हमारा जो हमला हुआ आतंकियों पे, उन्होंने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में भी मार देंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बहावलपुर में मार देंगे, उन्होंने ये सोचा नहीं था कि जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर उड़ा देंगे, उन्होंने ये सोचा नहीं था कि जो मरकज़ सुबहान अल्लाह है, जो हाफिज सईद का गढ़ है, उसको उड़ा देंगे। ये कल्पना नहीं की थी। सर, आप जो काम, पहला देश भारत था जो एटम मुल्क होके एटम मुल्क में घुसकर मारा, और देखिए 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। IC-814 में जिसने हाईजैक किया था, अगर वो मारा गया। उसके अलावा जब पाकिस्तान ने फिर ड्रोन भेजे तो हमने उनके 11 एयरपोर्ट को तहस नहस कर दिया, उनके 50 से ज़्यादा सैनिक और उनके ऑफिसर्स मारे गए। हम लोगों ने युद्ध का ऐलान नहीं किया था, ये हमारी तरफ से स्ट्रेटजिक वॉर डिक्लेरेशन हमने नहीं किया था। वॉर डिक्लेरेशन में या वॉर हमारे पर थोपा जाता है तो जवाब देना ये अलग बात होता है। हमने पहले दिन कहा था कि हम आतंकियों पर कार्रवाई करेंगे। हमने कहा था, आप पहले दिन की प्रेस याद कीजिए, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब ने कहा कि हम पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे, हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं कर रहे। लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंकियों को मारा, और आतंकियों को मारने में उसने आतंकी के पक्ष में जब हमारी जगह कई जगह हमला करने की कोशिश की, तो हमने उसका करारा जवाब दिया। और जहाँ तक सीज फायर का बात है, जब हमने पाकिस्तान को पूरी तरह घुटने पे ला दिया, हमारे सामने गिरगिराया, तब जाके DGOM ने सीज फायर किया है, माना है। आप कह रहे हो कि वो पाकिस्तान हमारे पास गिड़गिड़ाया था, तब हमने सीज फायर की, ये कहा। लेकिन अमेरिका का कहना है कि क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड वार में ना कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर हैं, इसलिए ना हो जाए। और अमेरिका का अपना इंटरेस्ट था, उसने उधर तो IMF का उसका लोन उसने अलाउ कर दिया, उधर उसको हथियार खरीदने के लिए एक तरह से उसको तैयार कर लिया, और उधर वो सीज फायर के लिए कह रहे कि आप एक न्यूट्रल जगह पर आप दोनों कंट्री आ जाओ और मैं आपका समझौता कराऊंगा। उसने कश्मीर की भी बात की, उसने आतंकवाद का या टेररिज्म का तो कहीं उस पूरे ईमेल में, उसमें ट्वीट में कहीं नाम ही नहीं है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान कश्मीर को जो हम बार बार कहते थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मुद्दा बना दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको। नहीं, पहले दिन अमेरिका ने टेररिज्म की एक्टिविटी की पूरी निंदा की, और जब हम लोगों ने उनके टेररिस्ट कैंप उड़ाए तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। जहाँ तक सवाल है कि अमेरिका, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बात सब कर रहे थे, कई मुल्क के लोग, सऊदी अरब के भी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, यहाँ भी आए, वहाँ भी बात कर रहे थे। लेकिन हमने कहा कि हमारा और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, तो बायलैटरल नहीं हुआ।
जब डीजीएमओ तीसरा पाकिस्तान तो आई गया ना सर, अमेरिका तो आई गया ना बीच में, और उन्होंने- अमेरिका ने कहा कि न्यूट्रल जगह पे मैं आप दोनों का समझौता कराऊंगा। नहीं, हमारा समझौता किस बात का होगा? हम समझौता करने को तैयार हैं। अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमें दे दे, आतंकियों को सौंप दे, आतंक से तौबा कर ले, तो हम तो बुद्ध के देश हैं, हम युद्ध के देश तो नहीं। हम तो, लेकिन आतंकवाद कोई करेगा, हमारे लोगों को मारेगा, तो वो बख्शा नहीं जाएगा। हमने बख्शा नहीं उसको। सर ये सीज फायर की कंडीशन में कहाँ है ये बात कि भी condition- पीओ की हमें वापस मिल जाएगा, या जो आतंकवादी वहां अभी पर तो रह सर, गए हैं, दाऊद देखिए, इब्राहिम जैसे जो वहां पर है, ऑपरेशन- वो हमें वापस मिल जाएंगे, ये हमने कहाँ कंडीशन रखी है? ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं, हमने सीज फायर किया। यानी जो गोलाबारी दोनों तरफ से हो रही थी वो रुकी है। और हमने ये भी कहा है कि अगर हमारे यहाँ कोई घटना घटी तो एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर इसको हम लेंगे। इतना चीज तो पाकिस्तान को कहा ही है। आपने कहा कि घटना घटी तो अगर पाकिस्तान ने यहाँ पर कोई आतंकवादी गतिविधि की तो हम इसे एक्ट ऑफ वार लेंगे। पाकिस्तान तो कभी ये बात एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि भी मैं यहाँ पर कुछ आतंकवाद नहीं कर किया, रहा हूं। तब भी घुस कल के को मारा भी कि नहीं? मान लो दोबारा से कहीं 10-20 लोग आतंकवादियों ने भारत में मार दिए, तो पाकिस्तान कब कहेगा कि आतंकवादी मेरे हैं? वो कहेगा मेरे थोड़ी ना ही है। तो हम कैसे कह देंगे कि एक्ट ऑफ वार हम लागू करें? पहले भी तो कह रहा था, पहले भी कह रहा था, तो उड़ा दिए कि नहीं 9 उनके आतंकी अड्डे, 11 तो 12 क्यों एयरपोर्ट छोड़ दिए तहस-नहस सर? कर 12 दिए क्यों क्या? जब कर ही रहे थे तो 12 क्यों नहीं, छोड़ दिए? ये स्ट्रेटजी होती है। देखिए, अपनी सेना पे भरोसा रखिए, सेना अपनी प्लानिंग से चलती। सेना पर तो भरोसा है सर, लेकिन अभी ये सब निर्णय सेना का निर्णय है। अभी भी डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ घंटे कबल ही हुई है। तो इसलिए अभी भी सेना ही ब्रीफ कर रही है, ये कोई राजनीतिक चीज नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पाकिस्तान की अकर निकाली। उसको ये था कि वो एटम कंट्री है, घुस कर मारा, आतंकियों को मारा। जो हाफिज सईद का अड्डा था वो तबाह किया। जो मौलाना मसूद अजहर है, जो भारत में जिसको कर हाईजैकिंग के बाद छोड़ा गया था, वही सब हमारे यहाँ जितने हमले हुए उसका जिम्मेदार रहा। उसके परिवार के 14 लोग मरे। वो मौत मांग रहा था मोदी से। वो कह के गए थे कि कह देना मोदी को, तो मोदी को कहा तो मोदी ने जवाब दे दिया। आज भारत का सौभाग्य है कि मोदी जैसा 56 इंच की छाती वाला नेता है, जो पाकिस्तान की हरकत, चाहे वो हमला किया हो मुंबई में, जवाब नहीं मिला था, लेकिन इस बार हमला किया, 26 लोगों के सिंदूर मिटाने का काम किया, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जवाब दिया। तो भारत के पास एक सक्षम नेतृत्व है, सक्षम आर्मी है, सक्षम एयरफोर्स है, सक्षम नेवी है, और हमारा विल है कि पूरी दुनिया के हमारे साथ है। और वार अगेंस्ट टेररिज्म में भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और पाकिस्तान को हमने ये बता दिया कि वो जो आतंक करता है धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, उसको समझा दिया पूरी तरह। और पाकिस्तान को ऐसी मार मारी है, पहला तो जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था एक थप्पड़ मारा, जब दूसरा एयर स्ट्राइक किया तो दूसरा थप्पड़ मारा। इस बार तो पाकिस्तान की नाक काट ली। वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। पाकिस्तान को जिस भाषा में समझ में आता उस भाषा में जवाब दिया है। थर थर कांप रहा था पाकिस्तान। हमारे यहाँ कोई ड्रोन भेज रहा था, हमारे कई लोग उससे हताहत हुए, बॉर्डर पर शेलिंग बहुत हुई, लेकिन हमने उसका भी जवाब दिया। और पाकिस्तान एयरफोर्स के कम से कम 50 जो उसके जवान थे उनको हमने मार गिराया। शाहनवाज जी, इस युद्ध के दौरान तुर्की से हवाई जहाज चला ड्रोन लेकर के पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए। जो पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी चाइना के हथियारों से लड़ी। इस लड़ाई के दौरान ही आईएमएफ का अमेरिका ने लोन अलाउ कर दिया और उसको बिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए। तो आपको, और उधर अजरबैजान और ईरान ये सब भी पाकिस्तान के साथ में थे, तो आपको नहीं लगता कि हम अलग थलग से पड़ गए थे इस युद्ध के दौरान? कोई अलग थलग नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ थी। आपने तो गिने हुए देशों का नाम लिया ना, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी। पूरी दुनिया वार अगेंस्ट टेररिज्म में हमारे साथ। हमने पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देना चाहिए दिया हमने। ठीक है, उनके संबंध तुर्की से हैं, उनके संबंध चाइना से हैं। चाइना ने स्टेटमेंट भी दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो चाइना से तो हमारा भी तनाव रहता है। जब हमसे तनाव रहता है तो वो पाकिस्तान और चाइना का अपना रिलेशन है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना का
वो रोड है बेल्ट जो उनका, वो उधर से ही जाता है, तो उनका भी इंटरेस्ट रहता है। उनको तो एक बात पता है, आज न कल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का होकर रहेगा, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है। हम लोगों ने पार्लियामेंट में कहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, सर अब इसलिए लड़ाई लड़ पाकिस्तान रहे से थे, कहते हैं। लड़ाई लड़ रहे भाई थे और हम- लड़ते लड़ते हम आपको ये POK तक गलतफहमी पहुंच है। सकते थे। हाँ। अभी हमारी युद्ध वॉर का ऐलान नहीं हुआ था। हम जो पैदल सेना लड़ने जाती है, हमने एयर स्ट्राइक किया, मिसाइल स्ट्राइक किया, ड्रोन स्ट्राइक किया, और यहीं हमने अब अपनी सीमा में रहकर भी उनके कई अड्डे उड़ा दिए। पाकिस्तान को जो सबक देना था वो हमने दे दिया है, जो डोज देना था वो दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान में तो जश्न मनाया जा रहा है जीत का, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, लंदन में, अमेरिका में जितने मुसलमान हैं वो सब खुशियों से जुलूस निकाल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जगह 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 जश्न मना रहे हैं कि देखो हम जीत गए, देखो हम जीत गए, हमने भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तान बहुत बेशरम कौम है पाकिस्तानी। उनके जनरल्स देखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल इतने मेडल लगा के रहते हैं, लगता है बाजार से खरीद के टांग लेते हैं। कभी कोई लड़ाई जीती है उन्होंने आज तक? हर बार भारत से लड़े हैं, पीटे हैं। क्रिकेट के मैदान में नहीं जीतते तो वो खेल के मैदान में नहीं जीतते, युद्ध में नहीं जीतते, हवा में नहीं जीतते, नेवी की लड़ाई में नहीं जीतते, सिर्फ झूठा ड्रामा कर रहे हैं। वो 71 की लड़ाई जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब भी पाकिस्तानी रेडियो कह रहा था कि इंशाअल्लाह शाम की चाय दिल्ली की जामा मस्जिद में पिएंगे। ये कहते थे वो कि हमारी सेना आगे बढ़ गई। अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो मोबाइल पे सब रिकॉर्ड हो जाता है। हमने जो मारा वो पाकिस्तानियों ने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दिया, और दिख गया कि किस तरह हमने उनके अड्डे उड़ाए हैं। पाकिस्तान ने ये भी प्रोपेगेंडा किया कि हमने मस्जिद उड़ा दी। अरे जहाँ वो रहता था वहाँ पे मस्जिद भी थी, तो जब उड़ेगा तो सब कुछ उड़ेगा, तो हमने उड़ा कर दिखा दिया उनको। तो पाकिस्तानी अभी ड्रामा कर रहे हैं कि जैसे वो जीत गए। शाहनवाज जी, दिल्ली में कांग्रेस ने कुछ होर्डिंग लगाए हैं, इंदिरा बनना आसान नहीं होता। मतलब उनका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि 1971 में जो इंदिरा गांधी ने किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत बड़ी राजनीतिक विल पावर की जरूरत होती है। और इस बार भी ऐसा लग रहा था कि शायद हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो कर ही देंगे, POK अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध और ये सब अलग अलग हो जाएंगे। परसेप्शन बनता है कि हम 4 टुकड़े कर देंगे। ना हमने युद्ध का ऐलान किया, ना हम उनके अवाम पे या मिलिट्री पे हमला करने का ऐलान किया। हमने कहा कि हम आतंकियों को मारेंगे। अब आतंकियों के भाई बन के वो खड़े हो गए तो मार खाया उन्होंने। आप इस युद्ध की 1971 के इंदिरा गांधी के टाइम की युद्ध से कैसे कंपैरिजन करेंगे? राकेश जी, ये युद्ध नहीं था, ये आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई थी। युद्ध जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अगर युद्ध का ऐलान हो जाता तो स्थिति अलग होती। घुटना टिका दिया। हमने तो कहा था हम आतंकियों को सबक सिखाएंगे, उनके आका को सिखाएंगे। तो आतंकियों का आका मौलाना मसूद अजहर फूट फूट के रोया कि नहीं? पाकिस्तानियों ने आतंकी संगठन का नाम क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? वो जैश मोहम्मद रखा, लश्कर तैयबा रखा। जैश मोहम्मद नाम रखा तो कोई भी मुसलमान होगा उसको इतराज करना चाहिए। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, पूरी दुनिया के लिए रहमत थे। उनके नाम पर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना ले और मासूम लोगों का कत्ल करे। इस्लाम मजहब कहता है कि अगर एक मासूम का कत्ल किया तो पूरे इंसानियत का कत्ल कर दिया। किस तरह से हमारे लोगों को मारा गया, किस तरह से आतंकियों ने घटना की, और कहा कि कह देना मोदी को, तो मोदी ने सुन लिया। और मोदी को छेड़ोगे तो मोदी छेड़ेगा नहीं, भारत की सेना को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। हम लोगों ने जवाब दिया। ये कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ थी, और जब आतंकियों के खिलाफ में उनके पक्ष में बाराती बन के आए पाकिस्तानी सेना के लोग, तो उनको भी मार पड़ी। अभी तो ये झांकी है, अभी तस्वीर बाकी। आप देखो, पाकिस्तान उधर तो कहता है कि हमारा आतंक से कोई संबंध नहीं है। उधर जब ये आतंकवादी मरे तो उन्हीं की सुपुर्द खाक करते हुए और जनाजे पढ़ रहे हैं, उसी पर वहाँ के राष्ट्रपति के भी वो रीत उस पर है, और वहाँ के सेना के चीफ यही है, तो वो भी उस पर फूल चढ़ाने के लिए गए। देखिए, यही तो एक्सपोज हुआ कि आतंकी उनके लिए
जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बढ़कर है। पूरे सेना के लोग उन जनाजे में थे, नेता कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाजे में थे, सारे आतंकी। तो पाकिस्तान जो है वो आतंकिस्तान है। वहां की सेना हो, आईएसआई हो, वहां के नेता हो या वहां के आतंकी हो, सबकी राय एक है, उनका मकसद है सिर्फ आतंक पैदा करना। दुनिया में कहीं भी आतंक होगा उसके जड़ में पाकिस्तानी होता है। पूरे दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं। देखकर लोग कह दे पाकिस्तानी है सर, तो पाकिस्तानी उसको आतंकी मानते हैं। पाकिस्तान के लोगों को वीजा नहीं मिलता जल्दी से। वो कहते हैं कि ये तो भीख मांगेंगे, यहाँ पे पिक पॉकेटिंग करेंगे, इसलिए इनको वीजा ही मत दो। हाँ। यूएई में जल्दी से वीजा नहीं मिलता पाकिस्तान के अरे लोगों को। सऊदी अरब में नहीं मिलता। हाँ। सऊदी अरब में चोरी में अगर हाथ काटे जाते हैं तो उसमें 80% पाकिस्तानी होते हैं। वहां पर पत्थर से मारा जाता है, वो पाकिस्तानी होते हैं। डिपोटेशन वहां से डिपोर्ट करते हैं तो उसमें ज्यादातर 80% पाकिस्तानी होते हैं। मस्जिद हरम में या मक्का मदीना में जाकर अगर भीख मांगते हुए कोई पकड़ा जाए तो पकड़ते हुए उसको कहते हैं पाकिस्तानी, भीख मत मांग। ये तो जेब में, पाकिस्तानी जो लीडर हैं वो जेब में भीख का कटोरा लेकर चलते हैं। और अब तो हमने पानी भी बंद कर दिया, अब तो पानी की खाली बोतल लेकर चलेंगे। को अब ये सोचना चाहिए कि इस युद्ध में पाकिस्तान ने तो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में भी हमला किया, लेकिन हमारी सरकार ने क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि हम रेजिडेंशियल एरियाज में जहां है वहां नहीं, यहाँ तक कि हमला मिलिट्री, करेंगे। इवन वहां की मिलिट्री को भी नहीं हम अटैक करेंगे। हमारा अटैक होगा सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे टेररिस्ट कैंप है जी, तो आतंकियों को आतंकियों को। तो वहां की जनता को तो मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने आतंकियों के ऊपर हमला किया, हमारे ऊपर हमला नहीं किया, मानवता की पूरी तरह से रक्षा की है। देखिए, हम बुद्ध के देश हैं, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, लेकिन हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। हमने पाकिस्तान को समझा दिया है कि अगर आतंकी घटना भारत में करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अभी हमने वॉर ऐलान नहीं किया। वॉर का ऐलान का एक प्रक्रिया होती है, उस पर सहमति बनती है। लेकिन हमने अपने बॉर्डर पर सैनिक भेज दिए थे। पाकिस्तान को जिस भाषा में, अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर 1 इंच भी पार करने की हिमाकत करता तो हम जो खबर सुन रहे थे, चैनल वाले कुछ चला रहे थे कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे कर दिया, कराची पहुंच गए। अब हमारे चैनल वाले कुछ अति उत्साह में कुछ बयान दिया था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये आतंकवादियों के खिलाफ हरकत थी और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर वाइंड अप नहीं हुआ है। शाहनवाज जी, इस युद्ध में एक और चीज मजेदार देखने को मिली, जो भारत और पाकिस्तान का आप कंपैरिजन करेंगे तो भारत में यहाँ की अपोजिशन भी और मुस्लिम समाज भी और सब ने बिना किसी कंडीशन के सीधा सीधा सरकार को समर्थन देने का वायदा किया और उसे निभाया भी। हमारी सेना का मनोबल नहीं गिरने दिया और हमारी नेतृत्व को पूरा समर्थन दिया। जबकि पाकिस्तान में वहाँ के पार्लियामेंट के उन दिनों के आप सेशन देखो, वहाँ का एक एमपी गिड़गिड़ा रहा था कि या अल्लाह रहम करो, खुदा रहम करो, हमें बचा लो। एक एमपी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमारी सेना शेर है लेकिन हमारा जो लीडरशिप है वो तो गीदड़ है, तो हमारे शेर कहाँ लड़ेंगे, वो भी गीदड़ हो जाएंगे। उनको मतलब अपनी लीडरशिप पर इतना भी भरोसा नहीं था कि हम जीत सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तो लीडरशिप गीदड़ है और हमारी तो हार बिल्कुल निश्चित है, ये वहां की अपोजिशन ने कहा। नहीं, हमारे यहाँ की भी अपोजिशन कम थोड़ी सर 4 दिन ने तो नहीं, 4 दिन तो नहीं बोली, 4 दिन तो नहीं बोली। अगर आपको ये बात तो एप्रिशिएट करनी पड़ेगी यहाँ की अपोजिशन की कि उन्होंने 4 दिन तक कुछ नहीं बोला, अब बोलना शुरू कर रहे हैं। आज ही भूपेश बघेल ने बोला, आज ही वो पोस्टर लगा रहे हैं, इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। आज जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कपड़ा बदल बदल के ताज होटल जा रहे थे, तब इंदिरा जी याद नहीं थी। इंदिरा जी के वक्त में फुल फ्लैज युद्ध हुआ था। जिस दिन हमारा फुल फ्लैज युद्ध अगर हो गया पाकिस्तान से तो नक्शे से नाम मिटा देंगे उसका। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत में क्षमता क्या है और भारत के नेतृत्व के बारे में भी उसे पता है। थर थर कांपते मोदी के नाम से, लेकिन 4 दिन तक पूरा देश एक राह रहना ही चाहिए। उससे पहले तो बहुत बयानबाजी की थी कांग्रेस ने भी। तो देश के अंदर जब देश संघर्ष में होगा किसी अन्य देश से,
तो अगर देश के लोग एक रहे, अपोजिशन के नेता एक रहे, तो कोई एहसान किया, कोई कर्म की, कोई कृपा किया क्या? एक तो रहना ही है। भारत में रहेंगे तो भारत माता की जय तो करना ही होगा। इसमें कौन से एहसान है? सबको बोलना होगा, एक सुर में बोलना होगा, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। जब देश का सवाल आएगा तो इकट्ठे और एकजुट रहना है होगा, इसलिए रहे देश के लोग। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इमीडिएटली एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और पूरी स्थिति देश के हाँ, सामने में जिसमें रखनी चाहिए। सब आए और सरकार को गाली दें, सेना को गाली दें, उनको मौका दिया जाए कि वो आकर और फिर उनके बयान को पाकिस्तान दिखाए। आपने देखा नहीं, सतपाल मलिक जो गवर्नर थे, उनका बयान अभी पाकिस्तान ने दिखाया वॉर टाइम में। अभी जो गोलीबारी हो रही है, जब उनकी डीजीएमओ की प्रेस हुई तो राहुल गांधी का और सतपाल मलिक का जो इंटरव्यू था कि पुलवामा में खुद ही मार लिया, ये दिखाया। तो अभी सेशन किस लिए बुलाया जाए? पाकिस्तान के आतंकी आए, हमारे यहाँ हमला किए, हमने आतंकियों के अड्डे उड़ा दिए, 100 से ज़्यादा आतंकियों को, 26 लोग हमारे मारे गए, शहीद हुए। हमने पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा आतंकी को मारा, 50 से ज़्यादा उनके सेना और एयरफोर्स के लोगों को मारा, उनके 11 एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह कर दिए। तो जो कल्पना भी नहीं की थी, मोदी जी ने क्या कहा था, उनका वर्ड याद कीजिए। आप अपने पॉडकास्ट में उनका झंझारपुर का लगा दीजिए भाषण, ताकि लोगों को याद रहे कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि नहीं। उन्होंने कहा था आतंकियों को ऐसी सजा देंगे जो उसने कल्पना भी नहीं की। तो कल्पना की थी कि लाहौर और रावलपिंडी के बगल में जाके मारेंगे, कल्पना की थी कि बहावलपुर में मारेंगे, कल्पना की थी कि जो उनका मरकज है, मरकज सुभान अल्लाह, उसको खंडर बना देंगे, कल्पना की थी कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे जाएंगे और रोड़ों को फूट फूट कर कहेगा कि भारत की सेना ने उसको क्यों नहीं मारा। तो जो उन्होंने हरकत की थी, उस हरकत का जवाब दिया है। और अभी भी कहा है, मैं फिर से बार बार कहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर वाइंड अप नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करेगा और अगर हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, और जब वार डिक्लेयर हो जाएगा तो पाकिस्तान भागते फिरेंगे। वो तो गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, अमेरिका के कदमों में, ईरान के कदमों में, सऊदी अरब के कदमों में, तुर्की के कदमों में जाके गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन हमने देखा कि हमने आतंकी के अड्डे उड़ा दिए। उनको जो जवाब, हमारे 26 लोगों का बदला हमने लिया कि नहीं लिया? जैसा बदला देश चाहता था वैसा बदला लिया। हमें गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी पर और गर्व है अपनी सेना पर, और सेना पर देश को भरोसा करना चाहिए। अगर सेना कह रही है कि हमने उनको करारा जवाब दिया है, इस पर यकीन करना चाहिए। इस पर किंतु परंतु, इफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा देश एकजुट है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी ने बता दिया कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटने वाले नहीं हैं, हम सिख ईसाई के नाम पर बंटने वाले नहीं हैं। जो भारत में पैदा हुआ वो भारत माता की जय कह के पाकिस्तान पर चढ़ बैठेगा, और वो हमने कर कर दिखाया। और पाकिस्तान इससे चौंका भी। उसकी पूरी साजिश क्या थी? अगर वो पहलगाम में चाहता तो 26 की जगह सैकड़ों लोग मार सकते थे आतंकी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बच्चों को छोड़ा, महिलाओं को छोड़ा, कलमा पूछा, धर्म पूछा, ताकि धर्म के नाम पर देश बढ़ जाए। धर्म के नाम पर देश बटेगा नहीं। भारत ने दिखा दिया कि हम 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सेना के नेतृत्व में इकट्ठे एकजुट खड़े हैं, और इस पर देश को गर्व करना चाहिए। मुझे दुख है कि कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, जैसे हमने सीज फायर अगर कर दिया तो क्या भारत झुक गया? हमने झुका के दिखा दिया पाकिस्तान को, उसको घुटने पर ला के दिखाया है, और हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। हमने पहले दिन ही, जब सेना की प्रेस हुई, तभी हमने कहा था कि हम उनके जो आम लोग हैं या आर्मी इंस्टॉलेशन है उस पर हमला नहीं करेंगे। तो हमने नहीं किया। हमारा मकसद था आतंकियों को सबक सिखाना और पाकिस्तान का ये घमंड तोड़ना, आतंकियों का ये घमंड तोड़ना कि भारत उसके घर में घुसकर मार नहीं सकता। उस घमंड को तोड़ना था और बदला लेना था। तो जो विधवा थी पहलगाम की,
जो विधवा हुई थी, जिनका सिंदूर मिटा था, उनके आप इंटरव्यू सुनिए। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी पे, जिन्होंने हमारे जो सिंदूर मिटाया था उसका करारा जवाब देने का काम किया। तो उससे देश को इंतजार करना चाहिए और देश को ये भी मानना चाहिए, जो लोग राफेल का विरोध कर रहे थे, वो राफेल ने कमाल किया कि नहीं। S-400, दुनिया एक तरफ थी, अमेरिका कहता था कि S-400 मत खरीदो, लेकिन मोदी जी माने नहीं, S-400 खरीदा। तो क्या इसका क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं। 2019 के चुनाव में पूरा कैंपेन राफेल विमान बना बनाकर राहुल गांधी ने किया था। क्या राहुल गांधी को माफी नहीं मांगना चाहिए। सिंदूर ऑपरेशन से पहले वो मिर्ची और नींबू राफेल को कांग्रेसियों ने, अजय राय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़े, कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष हैं, राफेल को दिखा के खिलौना बता दिया, उसमें नींबू और मिर्ची टांग दी, और इसी राफेल ने कई पाकिस्तानियों का जनाजा निकाल दिया। यह है राफेल। तो राफेल और S-400 का कमाल हुआ कि नहीं। सुदर्शन चक्र की तरह हमारे S-400 ने काम किया। तो हमने रशिया से खरीदा, पूरी तैयारी रखी, और अभी भी पाकिस्तान का पानी बंद किया है, पानी खुलने वाला नहीं है। एक एक बूंद के लिए तड़पेगा पाकिस्तान। उसको पता लगेगा कि हमारे लोगों का खून बहाओगे तो तुम्हारा पानी बंद करेंगे। और बहुत सी धमकियां उन्होंने दी, उनके धमकी से कोई असर होने वाला नहीं। हम लोग पाकिस्तान की, जो पूरे दुनिया में कभी भी हम लोग कहीं जाते थे, अगर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम में कभी और पाकिस्तानी मिल जाए, ऐसे बात करते थे जैसे हम बराबरी के देश। वी आर एटम कंट्री। एटम कंट्री अब कहाँ रह गया एटम कंट्री। एटम कंट्री क्या है, अब तो नहीं रह गया। अगर एटम कंट्री, भारत पहला दुनिया का देश है जो किसी एटम कंट्री के अंदर घुसकर उसको मारता है, ऐसा किसी और देश ने नहीं किया। यूक्रेन रशिया की वार हुई, यूक्रेन के पास एटम नहीं है। इजराइल और हमास की लड़ाई हुई, लंबी चली। यूक्रेन रशिया की वार लंबी चली, लेकिन हमने 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर लाकर गिरगिराने को, बिलबिलाने को मजबूर किया। हाथ जोड़कर कह रहा था, माफ करो हिंदुस्तान, माफ करो हिंदुस्तान। और हमने सीज फायर किया है। सब चीज का आकलन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई है, और हमारा साफ संदेश है कि देश की रक्षा से, देश आतंकवाद से कोई समझौता भारत नहीं करेगा। शाहनवाज जी, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले हमने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। निश्चित रूप से अब पाकिस्तान दोबारा से मांग करेगा कि जब सीज फायर हो गया है और हमने सारी शर्तें मान ली है, तो वो दोबारा से लागू होनी चाहिए, हमें पानी मिलना चाहिए। बीच बीच में भी उनकी ये मांग आती रही थी। अमेरिका भी प्रेशराइज करेगा कि नहीं नहीं, आपको पानी उसको देना चाहिए, क्योंकि 1960 की संधि है। IMF भी उसकी एक पार्टी है, और IMF ने अब लोन भी उसको सैंक्शन किया है। तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि दोबारा उस सिंधु जल संधि को लागू कर दिया जाएगा? वो POK सौंप दे हमें, वो मौलाना मसूद अजहर सौंप दे, वो हाफिज सईद सौंप दे, वो दाऊद इब्राहिम को सौंप दे। फिर अभी तो हमने सस्पेंड किया है, पहले वो आतंकवाद से तौबा कर ले। अगर पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा कर दे तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ तो हम अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन हमारा एक खटकता है हमारे दिल में कि हमारा POK उसने रखा हुआ है। कल सौंप दे, आके बातचीत करेंगे उससे। आतंकवाद से तौबा कर ले और POK सौंप दे, आतंकवादियों को सौंप दे, फिर बातचीत होगी। लेकिन जब तक POK नहीं दे रहा, आतंक का रास्ता नहीं छोड़ रहा, तो किस चीज से, आतंकियों से कहीं बात होगी? वो तो आतंकी है, कुछ फौजी वर्दी में है, कुछ सिविल ड्रेस में है, तो आतंकी वो। शाहनवाज जी, आप बिहार से संबंध रखते हैं और अगले 5-6 महीने बाद बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं। आपको लगता है कि इस वार का जो कुछ भी ये इंडो पाक रहा, इसका आने वाले बिहार के इलेक्शन पर असर पड़ेगा? देखिए, बिहार के इलेक्शन के लिए हमने ये नहीं किया है, ये पाकिस्तान ने किया है। उसको क्या पता था बिहार का इलेक्शन होने वाला है? उसने जो हरकत की उसका जवाब हमने आतंकियों को दिया है। लेकिन देश के लोगों को तो मालूम है ये मोदी है,
भारत को कोई छेड़ेगा तो मोदी उसको छोड़ेगा नहीं। अब बिहार में तो ऐसे भी डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर है, तरक्की के रास्ते पर है। रोड, बिजली, पानी, सड़क में बिहार आत्मनिर्भर है। और बिहार में पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे तो हमें कुछ सीटें कम मिली थी, जेडीयू को नुकसान हो गया था। इस बार चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी और हम जीतने वाले हैं। इस बार 200 के पार जीतेंगे। जिस तरह हम लोग पहले भी 2010 के चुनाव में 200 से ज़्यादा सीट जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। और ये सही है कि लोग वोट भी देंगे और जोश में भी वोट देंगे, क्योंकि हमने आतंकवाद का जो मुकाबला किया है उस पर देश की जनता में बहुत खुशी है। लेकिन हमारे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम लोग उस पार्टी से हैं जिसमें व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। तो देश के लिए हमने आतंकियों को सबक सिखाया है। और बिहार के तो एक सैनिक ने अपनी जान भी गंवाई, जी, शहीद हुआ इस युद्ध में। तो निश्चित रूप से बिहार का तो बिहार ने शहादत दी। हमारे छपरा के एक सब इंस्पेक्टर हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, उनकी शहादत हुई। हम सबको उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। भारत माता के लिए अपने प्राण की आहुति दी, इसलिए सैल्यूट है उनको। आप बिहार का एक चिर परिचित चेहरा हैं और बिहार की राजनीति में आपका एक बहुत बड़ा रोल भी रहा है। वहाँ का आपने प्रतिनिधित्व भी किया है लोकसभा में लंबे समय तक। क्या भूमिका रहने वाली है आपकी आने वाले बिहार चुनाव में? नहीं, मेरी तो एक कार्यकर्ता की भूमिका है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और फिर से एनडीए की सरकार बने, यही मेरी भूमिका है। पूरी ताकत से लगेंगे। मुझे पार्टी ने जो भी काम जब भी दिया है, ईमानदारी से काम किया है। पार्टी ने बीच में बिहार का इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया, तो आपको पता है कि हमने वहाँ बहुत काम किया है। उद्योग का जाल बिछाया, 17 इथेनॉल प्लांट लगाया, टेक्सटाइल पार्क लगाया, सीमेंट प्लांट लगाया, मेगा फूड पार्क लगाया। अभी भी बहुत अच्छा उद्योग के क्षेत्र में काम हो रहा है। और बिहार का सौभाग्य है कि टेक्सटाइल मिनिस्टर जो देश के हैं, गिरिराज सिंह, वो बिहार से ही। तो टेक्सटाइल के सेक्टर में बहुत संभावना है। जो आप शर्ट पहनते हैं, आपने तो यहीं सिलवाया होगा, लेकिन कई इंडियन कंपनी है जो बांग्लादेश में बनाती है। और अब बांग्लादेश जिस तरह हिंदू विरोधी एक्शन कर रहा है, उस पर बांग्लादेश से इन कंपनियों को बाहर आना चाहिए, भारत में लगाना चाहिए। और टेक्सटाइल के वर्कर सबसे ज़्यादा बिहार में है। बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी चाहिए, उसकी बहुत संभावना है। तो बिहार भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप जानते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर हम लोग अच्छी नीयत से ये कानून लेकर आए, लेकिन उसमें भी मुसलमानों को भड़काया जा रहा था। कहा जा रहा था तुम्हारी मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा, दरगाह छिन जाएगी। हम लोगों ने कहा किसी की मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह छिनने वाली नहीं है। कोई जो मस्जिद कमेटी के अंदर जो न हिंदू होगा, न दरगाह कमेटी में हिंदू होगा, यानी गैर मुस्लिम नहीं होगा, न कब्रिस्तान कमेटी में होगा। हाँ, वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ काउंसिल में ज़रूर 2 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी पावर से बनाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सपा के लोग और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं। कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आएगा तो तुम्हारी दरगाह छिन जाएगी, मस्जिद छिन जाएगी। हम लोगों ने कहा किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छी नीयत से ये कानून लेकर आए और ये कानून लागू होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ही निर्णय आएगा। शाहनवाज जी, अक्सर मोदी जी कहते हैं चुनौती को अवसर में बदलना चाहिए। ये जो पहलगाम की घटना थी वो एक चुनौती थी, उन्होंने इसको अवसर में बदला। कैसे? एक तो उन्होंने इसके कारण से भारत में जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे थे उनको निकालना शुरू किया और हजारों की संख्या में उनको रिकॉग्नाइज करके उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू की। दूसरा सबसे बड़ा काम इस चुनौती के समय पर हुआ कि हमने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। तो ये और तीसरा काम, हाँ,
आतंकियों को नेस्त नाबूद कर दिया, हाँ। उनके अड्डे उड़ा दिए, उनको रोने पे मजबूर कर दिया। और आतंकी के आका जो उनके पक्ष में लड़ने पाकिस्तानी सैनिक एयरफोर्स आए थे, उनके भी 50 लोग मार गिराए। तुम हमारे 26 लोगों को तुमने शहीद किया था, हमने तुम्हारे 100 आतंकी और 50 सैनिक उड़ा दिए। ये है चुनौती को अवसर में बदलने वाले, इसी का नाम मोदी है। इसी का नाम मोदी है। तो आगे भी अगर इस तरह की कोई चुनौतियां अगर पाकिस्तान हमारे सामने लेकर के आएगा तो निश्चित रूप से हम उसका मुकाबला करेंगे और उसका जवाब उसी की भाषा में उसी तरह से देंगे। हमें इस चीज़ की एक सरकार से निश्चित रूप से अपेक्षा कर सकते हैं। एकदम देश के लोगों को मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए कहना चाहता हूँ, यकीन कीजिए देश की उम्मीद पे 100% खड़े उतरे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देश की सेना 100% खड़ी उतरी है देश की उम्मीदों पर, और हम सक्षम हैं। हमने पूरी दुनिया में दिखा दिया, पाकिस्तान की हेकड़ी तोड़ दी। वो कहता था हम एटम मुल्क हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हमने उसका एटम का जो गरूर था वो गरूर तोड़ दिया है और पाकिस्तान को कह दिया है अगर भारत में कोई टेररिज्म की घटना होगी वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। न बख्शा है न बख्शेंगे, न छोड़ा है न छोड़ेंगे। पाकिस्तानी आतंकी अब डर के भाग रहे हैं। उनको पता है, पहले वो पाकिस्तान में खुली ट्रेनिंग करते थे, अब उनको पता है भारत सैटेलाइट से देख लेगा और कभी भी उड़ा देगा। हमारा ये अधिकार है कि हमारे खिलाफ अगर बॉर्डर के बाहर भी कोई साजिश हो रही होगी तो हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमारे पास पूरी लिस्ट है और हम नज़र रखेंगे। अभी तो 9 उड़ाया है और जरूरत पड़ेगी तो उनके 900 अड्डे भी उड़ाएंगे। ऐसे तो पूरा मुल्क ही आतंकिस्तान है। कहीं दुनिया में आप देखिए 9/11 हुआ, उसमें भी पाकिस्तानी थे। अफगानिस्तान में देखिए वहां भी पाकिस्तानी थे। ये पाकिस्तानी कौम ही है जो आतंक के लिए पैदा हुई है। जब इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था तब भी कत्लो गारत से हुआ था, खून से हुआ था। तो वो खून की होली अगर खेलना चाहते हैं तो हम उनको नहलाना जानते हैं खून में। हमने नहलाया और नहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मित्रों, युद्ध रुक चुका है, समय अब दोबारे से अपने काम पर लगने का है, लेकिन ऐसे समय में हमें अपना मनोबल बना करके रखना चाहिए। हमें अपनी सैन्य शक्ति पर, हमें अपने जांबाज सैनिकों पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने नेतृत्व के प्रति आशावादी रहना चाहिए और उसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा नेतृत्व दिया और पाकिस्तान को उसके घुटनों पर टिका दिया, उसे उसकी औकात बता दी और दिखा दिया कि हाँ, हम कुशल नेतृत्व वाले हैं। पूरा देश संगठित रहा इस सारे समय में और इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम अपना मनोबल बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।